वो कहता है कि जो आज साहिबे मसनद है, जो आज साहिबे मसनद है, इस लाइन का मतलब समझ में आया आपकी? नहीं समझ में आया। ये जो सिस्टम है सत्ता, जो मेज कुर्सी का दौर है, उससे पहले जितने भी इस देश में मुस्लिम आक्रांता आए, वो तमाम सारे लोग गद्दों पे बैठ के राज चलाते हैं। एक गोल तकिया होता है जो आज आपके घरों में ड्राइंग रूम में कहीं कहीं रखा होगा, उसी को मसनद कहते हैं। और साहिबे मसनद का मतलब यह होता है कि जो लोग मसनद लगाए बैठे हैं, यानी इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, जो सत्ता पे हैं, उनको वो क्या कहता है कि जो आज साहिबे मसनद है, यानी जो आज सत्ता में है, उससे आगे की लाइन है, वो किराएदार है, मकान मालिक नहीं है। कि ये जो सत्ता आई हुई है 1950 से इस देश में जो सत्ताएं चल रही हैं, ये किराएदार हैं, थोड़ी देर के लिए आए हैं, क्योंकि मकान मालिक कमजोर हो गया है मुगलों के जाने के बाद, कुछ पैसे उसे चाहिए थे, तो ये किराएदार हैं, मकान मालिक हम हैं। मकान मालिक तो हम ही हैं भाई। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, वो आपको आज भी 1950 से लेके आज तक उन्होंने एडजस्टमेंट किया हुआ है, उतनी देर एडजस्टमेंट है जहां जहां वो 5 से 10 और 15%, जहां जहां उनकी ताकत है, जहां वो आपको डरा सकते हैं, जहां उन्हें अपनी गिनती आपसे ज्यादा कर ली है, वहां साहिबे मसनद की शक्ल बदल रही है। इसलिए 1950 में जो हमने जघन्य अपराध किया, हमारे नेताओं ने किया और हमारे समाज की खामोशी ने होने दिया, उसके कारण 70 साल के अंदर ये देश दोबारा से एक ऐसे मुहाने पे खड़ा हुआ है जहां आपको 1947 से ज्यादा बड़ी लड़ाई लड़नी है। जब ये भारत बट गया था तो 2 हिस्सों में था, पाकिस्तान बन गया था। थैंक यू वेरी मच। हमारे नेताओं ने, हमारे समाज ने, हमारे बड़े बड़े दानिश्वर लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, राजनीतिक लोग क्या करते हैं वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन समाज की बड़ी भूमिका होती है, उस भूमिका को इस समाज ने अपनी कभी निभाया है। ये मान लिया कि ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, हमारा काम तो हो ही रहा है। हमने एक राष्ट्र के रूप में कभी सोचने की कोशिश की। पाकिस्तान बनना चला गया, मजबूरियां हो सकती हैं, विदेशी दबाव सताए मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो भूभाग आपके पास था, जिस जमीन पे आप थे, आपने उस जमीन के एक हिस्से को संवैधानिक तौर पे, इस देश के संविधान को, उसका अतिक्रमण करके, उसके खिलाफ जाकर आपने भारत की धरती के ऊपर एक राज्य बनाया जहां अलग से प्रधानमंत्री होगा, जहां का संविधान अलग होगा। भारत की धरती पे वो राज्य है, उसका संविधान भी अलग था, उसमें प्रधानमंत्री भी था, उसमें सदर रियासत भी था, उनकी विधानसभा 6 साल का टर्म भी था। और आपने क्या बात मानी कि जम्मू कश्मीर का विधानसभा जब तक एक कानून पास नहीं करी, तब तक भारत की पार्लियामेंट उस पर कानून नहीं बन सकती। ये किस मजबूरी में किया? हो सकता है सत्ताओं की दबाव रहा हो, अब इसका उपाय रखने के लिए आपने कंप्रोमाइज किए हो, लेकिन ये कंप्रोमाइज का सिलसिला समाप्त नहीं हुआ। तो जो साहिबे मसनद की बात कहने वाले लोग थे, उनको ये पता चल गया कि आजादी के आसपास आते ही जो बार बार आप सब कह रहे हैं कि इस मुल्क में सबका खून है, किसी के बाप का खून नहीं है, वो बताता है। और आप ये कहते हैं हम सब मिलकर लड़े थे, तो इसमें तो हमने साथ नहीं उठाया कि हम सब मिलकर नहीं लड़े थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है भाई कि हम सब मिलकर लड़े थे, जब मिलकर लड़ने के बाद
26,000 लोग सुभाष चंद्र बोस की फौज के मारे, हजारों अनगिनत लोगों का मारे। 1940 में बंगाल के अंदर सोहरावर्दी नाम के मुसलमान चीफ मिनिस्टर ने, मुस्लिम लीग ने जब ये कहा कि डायरेक्ट एक्शन करेंगे, डायरेक्ट एक्शन किया। 15,000 हिंदुओं को उनकी हत्या, सड़कों पे स्टेशनों पे ऐसे लाशें पड़ी थी कि कोई पूछने वाला नहीं था, कुत्ते खा रहे थे, 15-15, 20 दिन तक पड़े थे, उठाने वाला नहीं था लाशों को। ये किया गया दिखाने के लिए कि उनको लगता था हम गिनती में कम है तो हम वायलेंस से डरा सकते हैं। जो लोग 1946 को नहीं जानते, जो लोग उसको भूलना चाहते हैं, हमने भूल गए, वो नहीं भूले। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्रिएट हो गया। उन्होंने कभी अपना एजेंडा छुपाया नहीं, उन्होंने अपने एजेंडे को साफ साफ कहा। बीमारी हमारे अंदर थी कि हमने उनके एजेंडे को सुनने के बावजूद भी इग्नोर करने की कोशिश की, क्योंकि हमको जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त करने की जल्दबाजी थी, हम कैसे नहीं रहेंगे इसकी चिंता थी। इसलिए मुल्क बना, मुल्क बढ़ गया और उसके बाद हमने बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए कि आज कितनी भी राष्ट्रवादी सरकार चाहे, कितनी भी ताकत सरकार चाहे, उसको समय लगेगा चीजों को ठीक करने। तो 1947, 1950, 1952 में बौने नेताओं ने एक और तोहफा दिया जम्मू कश्मीर को, जिसे आप लोग 35A के नाम से जानते हैं। ये सारे रेफरेंसेस में आज जो हो रहा है उससे जोड़ना चाहता हूं ताकि आप फ्लैशबैक से बाहर आ जाए। 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति पे दबाव डलवा करके एक विजनरी प्रधानमंत्री को बहुत जल्दी थी और अपनी निजी लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से उन्होंने इस पूरे राष्ट्र को पकड़ चढ़ा और वो 35 के जो भारत राष्ट्रपति का आदेश था उसको भारत के संविधान में इंसर्ट किया गया 14 मई 1954 को, जिसको आप आर्टिकल 35 के नाम से जानते हैं, और वो स्पेसिफिक बनाया गया जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर लोग इनसे ज्यादा शामिल थे। उनका संविधान 1957 में बना, उन्होंने कहा ये जो भारत के संविधान में हमें स्पेसिफिक पावर दी है, एक आर्टिकल दिया है, इसे हम अपने संविधान में जोड़ेंगे, लागू करेंगे, लेकिन ये बना 14 मई 1954 को है। हम अपने संविधान में इसके लागू करने की डेट 1944 रखेंगे। ये चिंता किसी ने नहीं की भाई 1944 ही क्यों रखेंगे आप, 1944 गुलाम था, आप कैसे करो डेट 1944। लेकिन मैंने कहा कि देने वालों की नियत, उनके जायज नाजायज संबंध, ब्लैकमेलिंग का डर, उसके चलते इंसान नहीं पूछा। मैं अपने बुजुर्गों से बार बार कहता हूं, आपने तो पूछा भले आपको राजनीतिक डर होता नहीं होगा, लेकिन समाज में यह तो पता होगा कि इस्लाम की कोई धारा भारत के संविधान में छुपी है और जिसे सालों से छुपा के रखा है। देश में चर्चा नहीं हुई, जो बड़ा वाइब्रेंट समाज है जेएनयू से लेके सब, कभी इस विषय को बाहर ना आए, पता न चले। आप सोचिए कितनी साइलेंस सहमति थी, यूनिवर्सिटी में बताया नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जज साहब नहीं देंगे क्योंकि जज साहब के पास तो समय किसी और बहुत सारे कामों का है, कोई पीआई नहीं कर रहा है, इसको चर्चा का विषय बनाना था, क्या था क्या नहीं था, ये तो बात की बात है, चर्चा का विषय नहीं बनी। और हम इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट पड़ोस में है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, तो हमसे लेना देना है। गांधीनगर में लोग ठीक ठाक हैं, लखनऊ में लोग ठीक ठाक हैं, बनारस में लोग ठीक ठाक हैं, बस हमारी दुनिया चल रही है, इसलिए हम बोले नहीं। और जब कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया
तो हम 3 साथी थे, एक हरबी से चले गए। कैसे गए उसमें मैं नहीं जानता था, बहुत बड़ा विवाद है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में हमने उसको चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से बोले कि ये क्या चीज है। सुप्रीम कोर्ट जो सुबह से लेकर शाम तक भारत के संविधान आर्टिकल दिस दैट, अभी मैंने सुना कि कल आपके एक आए थे, उनके पिताजी जज थे। मैंने वही कहा, आपकी नियत में सवाल उठाना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। आप ये तो बता रहे हैं गांधीनगर में आने के बाद कि प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र में आपका अधिकार है। कैसे प्रोटेस्ट करें ये भी तो बताइए। किसी की प्रोटेस्ट से समाज को अस्त व्यस्त कर देंगे आप, रास्ते जाम कर देंगे आप। और जो प्रोटेस्ट करने की जगह सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में तय की है, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहता कि आपको वहां जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए। ऐसे आप इस सड़क पर बैठ करके आप जाम नहीं लगा सकते। और इस चीज की प्रोटेस्ट के बहाने आप बैठे हैं, उसका जिक्र कम हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि हमने अपने बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं पढ़ाया है, हमने अपने बच्चों को लोरी नहीं सुनाई है, हमारे बच्चों ने क्या है, हमने उनको ये पता। ये इसका क्या मतलब है? ये ना अफजल वाली आजादी चाहिए। जो हिटलर की चाल चलेगा उसकी मौत हिटलर से होगी। इस नारे की क्या आपने आगे रखा है, उस वक्त भी ना रहते थे। और उस जगह से पाकिस्तान ने उस वक्त कहा जाता था कि लड़के दिया है पाकिस्तान, हंसने लगे। देश में प्रोटेस्ट नहीं हुई, हजारों में प्रोटेस्ट का मौजूद है, सबने काम करें, किसको भी मानते हैं। इस देश की सरकार के खिलाफ करें, आपको पूरा अधिकार है। किसी पार्टी के खिलाफ करें, पूरा अधिकार है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये सीएए की आड़ में, किसी पार्टी की आड़ में, किसी व्यक्ति की विषय पर की आड़ में अगर राष्ट्र के खिलाफ तो ये देश शाहीन बात करी। लिहाजा उनकी तकलीफ को आगे सकते हैं। बहुत सुना हमारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं, हम घर वापसी पे काम करते हैं, बहुत लोग हैं। तो मैं सबसे पूछता हूं किसकी घर वापसी करना चाहते हैं? मैंने कहा आपने और आपकी विचारधारा ने जो 1925 में शुरू हुई और अब 100 साल के आसपास होने वाले हैं। जब आजादी की कहानी कुछ और थी और आपकी कहानी और, आपने तो वो बेड़ा उठाया था जिसका सरकार बनने विरोध से कोई लेना नहीं। आप तो 1925 से जो काम कर रहे थे वो आज भी जाते हैं। और जब किसी संगठन के लोग मुझसे ये पूछते हैं तो आप जानते हैं कोई संगठन से हूं, लेकिन कुछ संगठन जो कर रहे हैं उनको भी कभी कभी रीच करके उस पर दोबारा चिंतन करना चाहिए। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि इतने बड़े संगठनों को, इतने बड़े लोगों को राय दे सकूं, लेकिन अपनी राय व्यक्त जरूर करना चाहिए। इसी संगठन ने एक शख्स को भेजा है, इसी व्यक्ति से ये जो इंडिविजुअल की घर वापसी लगे हो उस पे अपना बहुत ज्यादा ध्यान और एनर्जी बेकार करें। इस शख्स को भेजा है, वो घर वापसी क्या है, वो वापसी है।
शाही बात की, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये एमआईएम, ये बीडीपी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये आसाम से लेकर के कश्मीर तक, कन्याकुमारी से लेकर गुजरात तक जो लोग बौखलाए घूम रहे हैं, उनका दर्द कुछ और है। 1947 के बाद से जो चीजें आपके संविधान से हटाई, जिन चीज भारत राष्ट्र का चेहरा नजर आता था, उन सबको बेदखल किया गया। सिलसिला वहां से शुरू किया गया। 70 साल में 370 बनवाई गई, 35 में बनवाया। इस देश के अंदर ऐसे कानून बनवाए गए, इस देश के संविधान के अंदर ऐसे जगह आ गए कि एक जगह पूरा उस वर्णन है। ये जो भारत का संविधान है, ये भारत का संविधान कैसे लगे, इसलिए नंदलाल बोस के अंडर में 5 लोगों की कमेटी बनाई गई और शांति निकेतन के बहुत सारे छात्रों को उसमें शामिल किया गया और ये कहा गया कि ये जो संविधान है हमारा, इस संविधान में जो पेजेस खाली निकले हैं, उसमें ऐसा कुछ दिखना चाहिए जिससे भारत 50 साल सभ्यता के भारत है वो नजर आए। नंदलाल बोस और उनकी टीम ने एक लंबे समय के बाद 40 स्केचेस बनाए और जो कमेटी थी उसने अप्रूव कर दिया और हमारा ओरिजिनल है उसमें 22 स्केच। मैं बात आपको याद नहीं कह रहा, खुल्लम खुल्ला उन 22 स्केचेस में एक स्केच पे बना हुआ है, आप भारत का संविधान खोलेंगे तो पहले पन्ने बना हुआ है भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और हनुमान। ये क्या है? उसी में महाराज छत्रपति शिवाजी भी हैं, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी हैं, उसके अंदर महावीर भी हैं, उसमें बौद्ध भी हैं। ये अगर ओरिजिनल भारत के संविधान में थे और ये होते तो आपको 70 साल के दिल में याद नहीं हम ये बात ने तो कुछ और ही बताया और इस देश के इतिहासकारों ने तमाम जो आपके गौरव का भाव पैदा करे, आपके एक सम्मान का भाव पैदा करे, वो तमाम सारी चीजों को आपसे अलग कर दिया। तो इतिहास में जो कुछ लिखा वो अपनी जगह है, आपके इतिहास में तुम्हारा छत्रपति शिवाजी को एक पहाड़ी चूहा कह के बताया है। आपके यहां तो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर दस्तखत किए हुए वो कागजात आपके इस प्रधानमंत्री के सामने लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हटाया गया, इसमें लिखा गया सुभाष चंद्र बोस इज ए वॉर क्रिमिनल। आपके इस देश के आर्काइव के अंदर आज भी भगत सिंह को टेररिस्ट कहा जाता है। कैसे इस समाज के अंदर कोई भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस या कोई वीर सावरकर पैदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि बहादुरों का इस देश में सम्मान नहीं होता है, दलाल बाबरों का, भाई गुंडों का, रेस्टों का सम्मान होता है। इसलिए समाज के अंदर कोई प्रवृत्ति नहीं हो रही। किसके कहने पे भारत के ओरिजिनल संविधान के अंदर ये जो 22 स्केच थे, किसको तभी संसद में कोई बहस का जिक्र नहीं मिलता है मुझे रिकॉर्ड में। किसके कहने पर ये 22 स्केच उस संविधान से निकाल दिए गए? किसके कहने पर आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक के आर्टिकल किसको लगा आपको किन हालातों में क्यों किन तरह से आपने 1976 में भारत के संविधान में सेकुलर शब्द डाला? क्या इस पर कभी डिबेट हुई? डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए?
उस वक्त अम्बेडकर जैसे ईमानदार आदमी ये कहा गया कि शब्द जो है तो अम्बेडकर उस पर फुटनोट लिखते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाली जनरेशन तय करेंगी उस वक्त के बदलाव के हिसाब से देश में हालात है। ये देश कब तय करेगा, तय होगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। भारत की धरती में शब्द सेकुलर नहीं है, ये सेकुलर शब्द निकल कहां से है, इसको भारतीय लोग नहीं है। पूरी दुनिया में जो स्टेट हुई है वो चर्च से चलता है, और इसके कारण हुआ कि जो राज्य है, जो सत्ता है, वो चर्च से इन्फ्लुएंस हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट न करे मजहब के नाम पे। तो सरकार ने कहा गया कि आपको सेकुलर होना है, यानी सरकार का कोई निजी धर्म नहीं होगा। लेकिन हमारे भारत के इतिहास के 1000 साल में कहीं ना कहीं जरूरत नहीं पड़ी कि हमारा राज मजहब से था। इसलिए अपनी प्रजा की सुरक्षा, उनके खाने पीने रहने का इंतजाम करना, कभी ये पूजा करनी होगी तभी आप राज्य के नाम ले सकते हैं। उसका धर्म कि जनता की क्या होना चाहिए, स्कूल की क्या होना चाहिए, अलग अलग था, लेकिन उस धर्म में आकर के से डरवा दिया। तो हमारे देश में तो सेकुलर शब्द की जरूरत ही नहीं। और आज कहता है कि देश से देश का धर्म सिर्फ संविधान है। उससे तकलीफ को कहने को तैयार है। इसके अंदर 50 कमियां हो सकती हैं। संविधान कोई बात बड़ी है, संविधान एक व्यवस्था को चलाने के लिए है। इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर होगा, ये बड़ा रहेगा। लेकिन जब संविधान को लागू करने की बात होती है तो सरकारें इस बात की चिंता करती हैं कि कोई भी संविधान में लागू करेंगे तो कोई नाराज हो। तो 1936 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन हमें बात किया हुआ, कहा गया सरकार से, सरकार से 1977 की घटना बता क्या सरकारें पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग के ऊपर तत्काल कानून बनाए। 76 साल से 2000 कितने साल हो गए, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसे क्योंकि जैसे आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, लोग कहते हैं ये तो अल्लाह की देन है, तो अल्लाह ये है, तो अल्लाह की धरती पे जाके करो भाई, ये देश अल्लाह नहीं है। लेकिन अल्लाह की वही है, हमने संविधान को भी ईमानदारी से लागू किया। इसलिए एक बना भगवान की उसको तलाश करें। ये सारे रेफरेंसेस में आपको कुछ चीजें क्लियर करने के लिए हो सकता है आपको रिपीट भी लगता हो मेरी बात। भगवान की एक बात चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मुसलमान हूं, मुझे तलाश चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप भारत की नाम लेके हिंदू है मुसलमान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तलाक भारतीय के तहत हुई। आप देख सकते अगर ये बात आपने 1986 में समझी होती, मेरी पैसे की पैदाइश है, इससे कुछ घटनाओं निकल गए,
1986 की इस घटना को अगर आपने समझा होगा कि क्या वजह है कि एक महिला 70 साल से ऊपर की जिसकी उम्र हो गई, जिसके पास जिंदगी के बहुत कम समय बचा, वो ये लड़ रही है कि उसको तलाक दे और हमें मुआवजा से मिलना है, बस शिकायत ही नहीं। उसने कहा लोगों को लगा कि हमने तो 1947 में जो नींव रखी है इस मुल्क की, ये होता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट हमारे सभी मामला इस सब के बावजूद कि हमारे देश में रह रहे किसी ने पूछा नहीं कि बड़े 7 साल पहला है, अगर उसको तलाक का कोर्ट दे दिया, कोर्ट ने फैसला किया है, तो आपको क्या तकलीफ है इसमें? हमने नहीं पूछा, हमने कहा नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है। उन लोगों ने पूरी ताकत के साथ आजाद भारत में 412 मेंबर पार्लियामेंट की सरकार की, कांग्रेस पार्टी की आधुनिक और युवा प्रधानमंत्री राहुल गांधी इतना उपद्रव किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट में पलट दिया। ये घटना नहीं है, ये एक का डेमोन्स्ट्रेशन था। हम जिस चीज की सोचेंगे वो ही होगा, वो नहीं होगा तो ये देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा और होगा हमारे क्षेत्र में हमारी नहीं मानोगे तो कम है। इतना आपको सेकुलर और कम्युनिस्ट में डरा दिया, इसलिए आपको सुबह से लेकर शाम तक अपने तथाकथित सेकुलर होने का सबूत देना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को भी देना पड़ता है। पुलिस कोई कहां जाएगी कहां नहीं जाएगी इसमें और इस सेकुलरिज्म का बुखार सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे गया? दोबारा नहीं गया सुप्रीम कोर्ट, बात करती है एक बात बता देंगे और सरकार के सर पर डाल दिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर राज्य के अंदर आतंकवादी जो पाकिस्तान से आते थे उसे भारत की फौज इन्होंने रख दी थी, और जब वो एनकाउंटर कर दी तो कश्मीर के मुसलमान के बच्चे वो औरतें पुलिस के ऊपर पत्थर आर्मी पे पत्थर मारते गोली चलाते थे। किसी ने सवाल खड़ा करा सुप्रीम कोर्ट से कि ये जस्टिफाई नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के बयान सुनिए जो आपके सामने है। इसलिए मैं कह रहा हूं औरंगजेब ने क्या किया भूल जाइए, औरंगजेब ने क्या किया। इस आजाद भारत करोड़ों औरंगजेब बैठे हुए हैं, आप उनको समझ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं उनके ऊपर गोली नहीं चलाते, इनको आर्मी के पाकिस्तान के आगे बढ़ते इसके साथ में और पीछे इसी देश के बना उस रात के दिन लगता है कि टेरर को किसी तरह से बनाना है, पत्थर फेंक रहा है उनके ऊपर, तो बोल रहा है तो पलट के आने वाले को गोली मारने का अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि आप उनके ऊपर प्लास्टिक की गोली चलाएं, फिर प्लास्टिक की गोली चली गलत जगह लग गई तो उन्होंने कहा कि वो वहां नहीं चला है। तो एक सब समाज को एक फौजी जिसने से खाना खाया है नहीं खाया, उसको ये पता नहीं है 2 बजे होगा, वो वहां अलग लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट जज कह रहे हैं कि पानी करके अपने कंधे पे कोई मशक रखे और फिर इनके ऊपर पानी डाले, गोली चलाए। मैं क्या कहना चाहता हूं मेरा दूसरा लक्ष्य है, सुप्रीम कोर्ट की आत्मा और सेंसिटिविटी जम्मू कश्मीर में तो इतनी ऊंची है कि लोग ये बार मैं कहता हूं कि जो फौज है ये सिर्फ दिल्ली है, ये फौज ही ये दरगाह ही इस देश की प्रभुसत्ता का नाम है। इसी को प्रभुसत्ता कहते हैं। फौज पे हमला भारत राष्ट्र पे हमला।
उसका मैंडेट है कि बॉर्डर जो भी क्रॉस करेगा वो किसी कीमत पे अंदर जाना चाहिए, इसका मैंडेट है। जिसको ये मैंडेट है उससे तो आप कह रहे हैं गोली चलती है। और इसी दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा का एक छोटा सा, वहां किसी साधु ने, किसी पंडित ने, किसी महात्मा ने उसके निजी मामला पर कोई लेना देना, एक आश्रम बना लिया था और देश को लगा, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि उस आश्रम में कुछ गलत काम हो रहा है। हो सकता है हरियाणा पुलिस से कहा गया कि इस आश्रम को खाली कराएं। पुलिस जो लोगों के हाथ में रुमाल तक नहीं था, डंडा गोली की बात तो छोड़ दीजिए, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार था जो चंद्रचूड़ साहब को बताना चाहिए। वो उसके फॉलोअर थे, गलत थे सही थे, ये बहस नहीं है। पुलिस जब आगे घुसी तो उन निहत्थे लोगों को रोकने की कोशिश, उनका अधिकार था और पुलिस को पूरा अधिकार था कि उनको हटा करके वो आश्रम पे कब्जा करे। मैं ये बात मानता हूं, एक के हाथ में एक पत्थर तक नहीं। हरियाणा पुलिस के डायरेक्टर ने शूटेड साइड के ऑर्डर दिए और 34 लोगों के सीने और सर में गोली लगी और मर गए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, यहां मरने वाले का धर्म कुछ और है, वहां मरने वाले का मजहब कुछ और है, इसलिए वहां तो वाकई किया गया जो भारत की प्रभुसत्ता को चैलेंज कर रहे थे। यहां तो पुलिस का ऑर्डर था और पुलिस उन्हें अंदर जाने से रोक रही थी और वो कह रहे थे कि भाई हम बाद में खाली, पुलिस ने गोली चलाई, एक भी पुलिस वाले को नहीं। इसलिए मैंने कहा हमारे समाज की खामोशी ने इस देश में गद्दारों को, इस आइडिया ऑफ भारत को चैलेंज करने वालों को अनडाउटेडली मजबूत किया। आपने संसद में कानून को बनवा दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भाई का लाल बार-बार ये कहते थे कि 370 को कोई छू नहीं सकता। कभी नहीं कहा इस देश में कि भारत के संविधान में आर्टिकल है, आर्टिकल 368, वो संविधान की धारा ये कहते हैं कि भारत में जो भी पैदा हुआ है, नीला है, पीला है, काला है, हिंदी बोलता है, क्या उसकी जाति है, कैसा है, वो भारत की धरती पर पैदा हुआ है, वो कहीं भी बच सकता है, रोजगार कर सकता है, नौकरी कर सकता है, उसे दोबारा कहीं किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना। उस धारा का उल्लंघन करते हुए आर्टिकल 35 में दिया गया कि जम्मू कश्मीर की सरकार जिसको चाहे नागरिकता दे, जिसको चाहे न नागरिकता दे। दुनिया का सबसे बड़ा, छोटी छोटी बात पे लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। भारत की धरती के ऊपर एक राज बसाया है, उसे बसने दिया गया। उस राज ने पाकिस्तान से भागकर अपनी माओ बहनों को छोड़ करके, जिनका अपहरण लूट हो चुकी थी, वो बेचारे लोग अपनी जान बचा करके सियालकोट से जम्मू की तरफ आए। 1944 से भागना शुरू किया, 1957 भारत में आके जम्मू कश्मीर राज्य में बस गए हैं। इसलिए अगर कश्मीर के कल को कश्मीर को नहीं समझ में आएगा तो आज का कश्मीर आपकी समझ में नहीं आएगा। ये जो 1944 की कट डेट रखी गई थी कि हमारे संविधान में आर्टिकल 35 पे लागू होगा, लेकिन उसकी डेट 1944 रखेंगे, उसके पीछे मंशा ये थी कि 1944 से लेकर के 1957 तक जितने लोग वहां से भाग के आए वो सारे के सारे या तो हिंदू थे, डोगरा थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे और 5600 परिवार भागे। जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत नहीं थी, वो वहीं बस गए। सन 1950 से लेकर के 2019 तक वो 7.5 लाख लोग, उनको जम्मू कश्मीर में नागरिकता नहीं दी। वो सड़कों पर रहे, ना उनके पास रोजगार है, ना कोई नौकरी है। 7.5 लाख लोग इस देश में अपना वोट नहीं दे सकते जम्मू कश्मीर में। तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया।
उनके मानवाधिकारों की चिंता किसी ने नहीं की। हमने उसको होने दिया। इसके बहुत सारे लोगों को यह लगता है और लगना भी चाहिए। मैं भी